जी, हम सभी कार्यकर्ता साथियों को माननीय बहन जी का दिशा निर्देश लेने का कार्य करें। जोरदार तालियों से साथियों माननीय पटेल अध्यक्ष जी का पूरा स्वागत करें। बड़ा माननीय माननीय पटेल अध्यक्ष जी। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, वाम से डीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज जनपद लखीमपुर खीरी विधानसभा गोला और सेक्टर मोहम्मदाबाद, इस सेक्टर की पदाधिकारियों की, बूथ के पदाधिकारियों की अभी समीक्षा हुई। माननीय बहन जी के निर्देश पर गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर बूथ की समीक्षा एवं प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इस कड़ी में जो यहाँ आज मौजूद हैं भाई माननीय हेमराज वर्मा जी, जिला प्रभारी हमारे हैं, माननीय जगदीश वर्मा जी जिला प्रभारी, माननीय संजय गौतम जी जिला प्रभारी, माननीय सुरेश चंद्र गौतम जी जिला प्रभारी, माननीय उमाशंकर गौतम जी पूर्व जिलाध्यक्ष, माननीय अजय चौधरी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, माननीय डॉक्टर जाकिर हुसैन पूर्व प्रत्याशी विधानसभा पलिया, माननीय अनूप गौतम जी जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, इधर जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्षता का नाम सबसे ऊपर लिखा है, उसके बाद अध्यक्षता कर रहे जयवीर सिंह गौतम जी जो इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष हैं, माननीय पंकज शुक्ला जी जिला उपाध्यक्ष, माननीय राधेश्याम कश्यप जी जिला महासचिव, माननीय राम लखन भार्गव जी विधानसभा प्रभारी, रामेश्वर दयाल जी विधानसभा प्रभारी, जगदीप गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष, उमाशंकर गौतम जी जिला सचिव, आओ पहले दे दिए। अपील कार्यक्रम के आयोजक जो यहाँ हैं भाई महेश प्रसाद गौतम जी पूर्व प्रधान, भाई राजा राम भार्गव जी विधानसभा महासचिव, मोहम्मद यासीन जी जिला कोषाध्यक्ष, सुभाष वर्मा जी विधानसभा कोषाध्यक्ष गोला, यूनुस खान जी विधानसभा सचिव गोला, 10 सेक्टर अध्यक्ष हमारे हैं विजयपाल गौतम जी, महासचिव जियालाल भार्गव जी, फिर इजरान अंसारी जी, अशरफ खान जी, मोहम्मद इब्राहिम जी, नादिम अली मंसूरी जी, श्याम बिहारी गौतम जी, पप्पू राज जी, राम अवतार मिस्त्री जी, मंजू गौतम जी, बालकृष्ण अम्बेडकर जी, चंद गौतम गौतम जी जिला पंचायत सदस्य, अनूप भारती जी जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, राजेंद्र पाल जी, आसाराम पाल जी, जगपाल जी, सर्वेश पाल जी, मकंदर पाल जी, अनूप पाल जी, रिंकू पाल जी, राजेश पाल जी, रामनिवास पाल जी, नीरज पाल जी, शोभित कुमार जी, शिव कुमार पाल जी, इधर दयाराम गौतम जी प्रभारी विधानसभा, विनोद कुमार गौतम जी अध्यक्ष विधानसभा पलिया, गायत्री देवी जी बीवी सर्वजक पलिया, संचिन देव गौतम जी प्रभारी विधानसभा पलिया, रामेश्वर भारती जी सेक्टर अध्यक्ष, राजेश कुमार भारती जी सेक्टर अध्यक्ष, राजेश कुमार गौतम जी सेक्टर अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद चौधरी जी, इधर दिनेश पाल जी विधानसभा प्रभारी, विजय सागर जी विधानसभा प्रभारी, शिवराम गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष, कांते जी बुजुर्ग, प्रकाश भंते जी और रामपाली बुद्ध अमरपाली बुद्ध विहार जोधपुर, भाई
पूज्य भक्ते बुद्ध सागर और डेरी। साथियों, जिन सम्मानित साथियों का, पदाधिकारियों का सूची में नाम आया था, मैंने उनका नाम पढ़ा, लेकिन जो ऐसे तमाम साथी, बहुत ही पुराने विस्मयी साथी दिखाई पड़ रहे हैं, जो बाबा साहब के मिशन में लगातार काम करते रहते हैं, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और मान्या बहन जी के साथ जो लगातार संघर्ष करके इस बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे तमाम साथी जो बिना पद के लगे हैं, या जो पूर्व पदाधिकारी हैं, या हमारे बूथ के साथी हैं, या सेक्टर के साथी हैं, या जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, ऐसे उपस्थित सभी जितने भी सम्मानित साथी इस प्रांगण दिखाई पड़ रहे हैं, मैं आप सबका अपनी तरफ से, मंचस्थ साथियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज कोई रैली या भाषण का दिन नहीं है। अभी माननीय बहन जी ने एक मीटिंग लखनऊ में लेने का काम किया था, और उस मीटिंग में सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष पूरे प्रदेश के और सभी सम्मानित बामसेन के जिलाध्यक्ष और जो मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, इनको मान्या बहन जी ने बुलाया था, और मान्या बहन जी ने कहा कि अब जाकर के गांव में सेक्टर बूथ पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक और कैडर कैंप, और कैडर कैंप में बताना क्या है, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अगर हर्जा करके हम लोग यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जो बहन जी ने बताया उन बातों पे प्रकाश डालो, उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ या कुछ कम है, कुछ साथी हमारे खड़े हैं, लेकिन मैं भी तब तक ही खड़ा रहूंगा जब तक आप खड़े हो। देखिए, बहन जी ने जो बातें बताई मैं उसको बता रहा हूं। नंबर 1, इस देश में तमाम पार्टियां थी, तो फिर बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नंबर 2, बहुजन समाज पार्टी के संगठन को चलाने या चुनाव लड़ाने के लिए सहयोग देना जरूरी क्यों है। नंबर 3, कैडर कैंप में बीएसपी, देखिए अध्यक्ष जी कोई बात मत करिए बोलते वक्त। नंबर 3, कैडर कैंप में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के आरक्षण की दूसरी पार्टियां आरक्षण खत्म करना चाहती हैं। सपा ने तो प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया, ठेकेदारी का आरक्षण खत्म कर दिया, 122B4F जिसके तहत आपको पट्टा मिलता था, इस एफ की भी धारा को खत्म कर दिया, इसके बारे में बताएंगे। नंबर 4, सपा ने बहुजन समाज पार्टी सरकार में महापुरुषों के नामों को क्यों बदला। नंबर 5, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार द्वारा विकास नीतियों को बताना है। नंबर 6, बीएसपी चुनावी समझौता करके चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती है, क्यों कि दूसरी पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ने पर पार्टियों का बीएसपी को नहीं मिलता है वोट, और दूसरी पार्टियों को हमारा वोट चला जाता है। जैसे 1996 में कांग्रेस से समझौता हुआ था, हमारा वोट उनको गया लेकिन उनका वोट ही नहीं कुछ था, तो हमें मिलेगा क्या। अब आ जाइए सपा के समझौता, यही स्थिति इनकी भी रही। बीएसपी जनमानस में भाईचारा पैदा करके लोगों को बीएसपी से जोड़ना है, ये आप सभी लोगों को दायित्व और जिम्मेदारी है। कैडर कैंप में ये भी बताना है कि ईवीएम में हो रही धांधली, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, मान्यवर कांशीराम साहब और मान्या बहन जी के बारे में, इनके संघर्षों के बारे में बताना है। तो मैं अपनी बात शुरू करूं और आप लोग ध्यान दे करके इन बातों को सुनेंगे, क्योंकि भाषण देना तो फिर चलो एक रफ्तार देते चले जाओ, और कुछ सुने कुछ कान से निकाल दो, इसमें मजा नहीं आएगा।
पहले शब्द मैं बोला था कि बीएसपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस देश में तमाम ऐसी पार्टियां थी। पहली बार 1952 में वोट पड़ा है और बीएसपी का गठन कब हुआ? 84 में। 32 साल बाद बीएसपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप देखते हैं ये बगल बाबा साहब की मूर्ति लगी है और इस मूर्ति में बाबा साहब के एक हाथ में इस देश का संविधान है। अक्सर जहां आप देखते हैं जो बाबा साहब की मूर्ति लगी होती है, ज्यादातर एक हाथ में बाबा साहब का संविधान है और दूसरे हाथ से इशारा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मैंने इस संविधान में बड़ी मेहनत से सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को वोट का अधिकार दिया है। अगर इस वोट का, मेरे दिए हुए वोट का उपयोग आप सही रूप में कर लिए तो इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपका कब्जा होगा। यही बताने वाला था और कुछ नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपका कब्जा हो गया तो इस संविधान में मैंने जो बातें लिखी है, कौन सी बातें? जो संत रविदास जी चाहते हैं, जो संत कबीर जी चाहते हैं, जो नारायण गुरु जी चाहते हैं, जो भगवान बुद्ध जी चाहते हैं, जो बहुजन में जन्मे तमाम संत गुरु, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्री बाई, रावण, जो भी हमारे महापुरुष संत गुरु रहे हैं, वो जो चाहते थे इस देश में हो, उस चीज को बाबा साहब ने जब उनको मौका मिला तो इस संविधान में लिख करके गए। लेकिन बाबा साहब ने एक चीज ये भी कहा था कि ये संविधान मैंने इस देश का बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को नियत साफ करके अगर लागू नहीं करेंगे तो ये संविधान बनाया तो बहुत अच्छा है लेकिन अच्छा काम नहीं कर पाए। यही देखने को मिला। आप लोग बंद कर दो अब ये काम। भैया पानी वानी रखो किनारे, ना हम पानी पिएंगे ना पीने देंगे गर्म। हम तो बोल रहे हैं थोड़ा मोड़ा पी लेंगे, माफ करिएगा। सुनो ध्यान, नहीं डिस्टर्ब होता ना बीच बीच में। साथियों, तो इस संविधान में जो मैं लिखा हूं ये तभी लागू होगा जब इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप कब्जा होगा। और ये भी आज मान लो कि जब तक इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएगी तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू नहीं होगा। आज 75-76 साल बीत गया मेरे भाई, आज तक नहीं लागू हो पाया। इस देश की हुकूमत करने वाले लोग जब उस संविधान के पन्ने को पलटते हैं जहां पर सर्व समाज के गरीबों के हित की बात लिखी है, चाहे वो गरीब सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे पिछड़ा भाई हो, चाहे आपका हाथ पिछड़ा हो, चाहे SC/ST हो, जहां इनके हित की बात लिखी है वहां पर उस संविधान के पन्ने को दबा दिया है। हम उस पर 1-2 पॉइंट आपको बताएंगे क्योंकि और तमाम मुद्दों को बताना है। जैसे वोट का अधिकार, वोट का अधिकार बाबा साहब बड़ी मेहनत से सबको दे करके चले गए और वोट पढ़ना शुरू हुआ 1952 से, बीएसपी बनी 84 में। यानी 32 साल तक किसी भी मौर्य को, पाल को, प्रजापति को, नाई को, बढ़ई को, लोहार को, विश्वकर्मा को, राजभर को, गढ़विया को, ये तमाम ऐसी जातियां, यानी मेरा कहना मानो तो जो 52% बैकवर्ड है, यादव, कुर्मी, पटेल सब सहित पूरी ओबीसी की बिरादरी जो 52% है, भाई ये नहीं हो पाएगा। बंद करो इसको। क्यों नहीं मान रहे हो भाई? ब्याह थोड़ा बराती सब लोग आए हैं पानी में टेबल से आ जाइए। ये बात जो बता रहा हूँ ऐसे नहीं, सब लिखी पढ़ी बात नहीं लेके बैठा हूँ, पढ़ना है, गड़बड़ हो जाता है उसमें। ये सब मत करो भाई। कहां पर पहुंचे थे? ये जो जातियां थी ओबीसी पूरी 52%, इनकी राजनीतिक भागीदारी मालूम कितनी थी? मात्र 1.5 से 2%। कब तक? जब तक बीएसपी नहीं बनी थी तब तक। 32 सालों तक वोट तो ये देते रहे, लेकिन जो बाबा साहब ने सोच करके वोट का अधिकार दिया था
सभी जाति धर्म समाज के लोगों को, ताकि सभी जाति धर्म समाज के लोग विधानसभा लोकसभा जाएंगे और अपने समाज के हित की बात वहां उठाने का काम करेंगे। ये इस देश की सरकारों ने, पार्टियों ने नहीं किया, इसलिए बीएसपी बनानी पड़ी। जब बीएसपी बनी तो बीएसपी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब जाकर के पाल, मौर्य, विश्वकर्मा, लोहार, नाई, कुर्मी, काछी, अनेक प्रजापति, चौहान, लोनिया, हर बिरादरी जिसको पहले भागीदारी मिलती थी उनको भी, और जिनको कभी नहीं मिलती थी उनको भी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब क्या हुआ कि वोट का अधिकार तो संविधान में था, लेकिन इस देश को हुकूमत करने वाले और जो पार्टियां थी वो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को, वोट के अधिकार का सही उपयोग नहीं होने दिए। नंबर 2 चीज, आरक्षण। आरक्षण की जरूरत इस देश में क्यों पड़ी? क्योंकि ये देश आपका गुलाम तो था, लेकिन दोहरी गुलामी थी। एक गुलामी जो पूरा देश करता था, किसकी गुलामी थी? अंग्रेजों। और दूसरी गुलामी जो इस देश के कुछ लोग करते थे, वो किसकी गुलामी थी? इसी देश के रहने वाले बड़े बड़े राजे रजवाड़े और जमींदारों की। अंग्रेजों की गुलामी तो सब करते थे, लेकिन बड़े बड़े राजे रजवाड़ों जमींदारों की गुलामी कौन करता था? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, यानी हर तरह से जो पिछड़ा था वो दोहरी गुलामी करता था। धन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने अथक प्रयास करके, मेहनत करके ये कहा कि इनकी एक सर्वे हो जाए, जांच हो जाए, ताकि जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं इनको आरक्षण मिल जाए, ये भी अगलों के साथ खड़े हो जाए। इसके लिए क्या किया? बाबा साहब ने बड़ी मेहनत करके एक साइमन कमीशन बनाया। अब उसको डिटेल में जाएंगे तो समय लगेगा, हमारे सभी विद्वान साथी कुछ पॉइंट काट के उसका बताएंगे। साइमन कमीशन जब आया तो जो लोग इस देश में आपके आरक्षण के विरोधी थे वो नारा लगा रहे थे कि साइमन कमीशन को गए, साइमन कमीशन वापस जाओ। और बाबा साहब चाह रहे थे कि साइमन कमीशन आए और सर्वे हो। जब सर्वे बाबा साहब ने शुरू कराया तो दिन भर तो सर्वे कमेटी के साथ रहते थे और रात में कहा जाते थे पिछड़ों के मोहल्ले में। कौन पिछड़े? जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, हर तरह से जो पिछड़े थे, जो दोहरी गुलामी के शिकार थे, उनके मोहल्लों में जाके बाबा साहब समझाते थे कि कल आपके गांव में भी साइमन कमीशन के लोग आएंगे, आप भी अपनी सच्चाई नोट करा देना। लेकिन जैसे बाबा साहब निकल के आते थे, तैसे उस गांव में कौन पहुंच जाते थे? जो आपके दुश्मन थे, जो आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे। तो जाके क्या कहते थे कि बाबा साहब आए थे? तो लोग बताते थे हाँ आए तो थे। बाबा साहब क्या बताए हैं? बाबा साहब बताए हैं कि कल साइमन कमीशन के लोग आएंगे, सूची में अपना नाम दर्ज करा देना ताकि तुमको आरक्षण मिल जाए। तो दुश्मन क्या कहा? अगर बाबा साहब की बात को मान गए, सूची में नाम दर्ज करा दिया, तो आप तो एससी हो जाओगे, एसटी हो जाओगे, छोटी जाति में हो जाओगे। ये मेरे साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, वो सूची में नाम दर्ज कराए, तो समथल एरिया के लोगों ने सूची में नाम दर्ज कराया तो उनका नाम हो गया अनुसूचित जाति। और जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने उस सूची में नाम दर्ज कराया तो हो गए अनुसूचित जनजाति। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो कहां रह गए? वो रह गए पिछड़े के पिछड़े। जो बाबा साहब की बात को माने, सूची में नाम दर्ज कराए, वो हो गए एससी एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो रह गए पिछड़े के पिछड़े। वही आज है नारी, बढ़े, लोहार, कुर्मी, प्रजापति, पाल, मौर्य, यादव, कुर्मी, पटेल, सरदार, आज जो है ओबीसी। आज आंदोलन करते हैं इसके लिए हमको भी एससी में शामिल करा दो, धरना देते हैं और बदले में क्या पाते हैं? पीठ पे लाठी। लेकिन जब बाबा
तो आपने दुश्मनों की बात को माना, बाबा साहब की बात को नहीं माना। लेकिन धन्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने सोचा कि चलो अगर पिछड़े मेरी बात को नहीं माने हैं तो फिर मैं ऐसा इस संविधान में कानून लिख देता हूं कि ताकि जब फिर इस देश की हुकूमतें चलेगी, हुकूमतें चलेगी तो फिर से सर्वे करा करके इनको आरक्षण दे दिया जाएगा। जरा ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आर्टिकल 340 के तहत संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था दिया कि जब इस देश की हुकूमतें चलेंगी तो सर्वे कर करके फिर ये 52% बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण दे दिया जाएगा। लेकिन मेरे साथियों, पहली बार वोट पढ़ के सरकार कब बनी? 52 में। मनोनीत की बात नहीं कर रहा, वोट पढ़ के। और उसी 1952 में ही एक काका कालेरकर आयोग बन गया। आयोग किस लिए बना? कि पिछड़ों का सर्वे करके आरक्षण देने के लिए। तो आयोग तो बन गया और इसकी रिपोर्ट भी कब आ गई? 57 में। लेकिन आरक्षण पिछड़ों का जब 57 में आया तब उसी रिपोर्ट के आरक्षण के बल पर रिपोर्ट लागू कर देते तो 57 में ही पिछड़े समाज के लोग भी प्रधान, मेंबर, डीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख, नगर पालिका, टाउन एरिया चेयरमैन ये बनने लगते। ये भी आगे आ जाते राजनीति में, लेकिन नहीं लागू हुआ। एक बार 77 में कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा बना और 77 तक अगर आयोग की रिपोर्ट 57 में आई और 77 तक अगर लागू नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस देश की हुकूमत करने वाले लोग। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं रही तो संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब संविधान में आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था थी, 57 में रिपोर्ट भी आ गई और 77 तक इस कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। इसलिए मेरे भाई कोर्ट के लोगों तुम्हें आरक्षण देने का काम नहीं किया। तो उस वक्त फिर इस कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बना बहुत जबरदस्त। और उस मोर्चे ने क्या कहा कि जैसे हम सरकार बनाएंगे तैसे पहला काम क्या करेंगे? काका कालेरकर आयोग की रिपोर्ट लागू करके पिछड़ों हम तुम्हें आरक्षण दे देंगे। लेकिन साथियों हुआ क्या? जब माननीय प्रधानमंत्री जी बन गए, जब लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया तो प्रधानमंत्री जी मालूम क्या कहे? ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई। जब घोषणा करना था कि इसको हम करेंगे तो पुरानी नहीं हुई थी। जैसे प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे तैसे कहे रिपोर्ट पुरानी हो गई, इसके आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर क्या हुआ? दूसरी कमेटी बनी। कब? 77 में। उसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। और उसकी रिपोर्ट कब आ गई? 80 में। फिर भी नहीं लागू हुआ। लागू कब हुआ? 90 में। पहली रिपोर्ट कब आई थी? 57 में। लागू कब हुआ? 90 में। 57 से 90 तक कितने साल हो गए? जरा गौर करिए। हमें लगता 37-38 साल। कितनी गजब बात है कि बाबा साहब के संविधान में व्यवस्था भी थी, सर्वे रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन 37-38 साल तक मेरे पिछड़े बैकवर्ड समाज के लोगों, आपका हक अधिकार संविधान में रहते हुए भी इस देश के हुकूमत करने वालों की नीयत साफ न होने के नाते 37-38 साल बाद तुम्हें आरक्षण का लाभ मिला, वो भी आधा अधूरा। और मिला तो किसकी बदौलत? बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब मान्य बहनों की बात। अब इसमें थोड़ा सा बताएंगे कैसे। पहली बार 90 में लागू हुआ आरक्षण और 89 में पहली बार बीएसपी के 3 सांसद जीत के आए। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी और आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी। जब 3 सांसद जीत के आ गए
तब मानवर कांसी राम साहब के हौसले और बढ़े। मानवर साहब बहुत पहले से आरक्षण लागू कराना चाहते थे। तब मानवर साहब ने कहा, मान्या बहन जी, पार्लियामेंट तब तक नहीं चलनी चाहिए जब तक पिछड़ों का आरक्षण मिल नहीं जाता। और मानवर साहब खुद वोट क्लब बोर्ड पर रैली में बैठे, धरने पर बैठे, आंदोलन करना शुरू किए और पूरे बहुजन समाज के लोगों को कहा क्या कि आप लोग तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय पर तब तक धरना करोगे जब तक इन पिछड़े समाज के लोगों का आरक्षण का अधिकार मिल नहीं जाता। तो हमारे पूरे के पूरे बहुजन समाज के लोग आंदोलन किए और नारा क्या लगाते थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इसी आंदोलन में मेरे साथियों गाजीपुर में पांच हमारे एससी समाज के लोगों को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, इसलिए कि पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू कराने की लड़ाई में। जब आंदोलन चला तब उस वक्त राजा बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी देवीलाल जी मानवर कांसी राम साहब से कहे कि मानवर कांसी राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हो। तो मानवर साहब ने कहा कि धन्यवाद देने से बात नहीं बनेगी, आप तो पिछड़े हो, आप भी मेरे सहयोग में हो जाओ। तो उन्होंने क्या कहा, मानवर साहब हम अगर आ गए तो कहीं राजा बीपी सिंह हमको प्रधानमंत्री की कुर्सिया से ना हटा दें।